वेलकम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलेगा। साथ ही साथ मैंने एक अपना सेकंड चैनल भी बनाया है जिसका नाम मूवी रैंक्स है, जो कि हमारा एक बैकअप चैनल है। अगर सपोज के हमारे मेन चैनल को कुछ हो भी जाता है तो हम अपने मूवी रैंक्स पे ही अपनी बाकी की वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक हमारी पिछली वीडियोस की बात है उसे हम मूवी रैंक्स पे दोबारा से अपलोड कर देंगे। फिलहाल तो मैं मूवी रैंक्स पे मूवीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरे सेकंड चैनल मूवी रैंक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। हमारी एपिसोड की शुरुआत में एलएसी जैसे इस पे वार करने लगता है तो तुरंत से मिनी पोनारिफ अपने स्टैंड का इस्तेमाल करता, जिसके चलते एलएसी का स्टैंड सिल्वर चैरेट पे भारी पड़ जाता। यही वजह से पोनारिफ के हाथ से भी खून निकलने लगता। इसी में पोनारिफ दिली दिल में उस लड़की के बारे में सोचने लगता। मुझे तो उसकी आवाज तक नहीं सुनाई थी, आखिर इस शख्स ने उसके साथ क्या किया। इसके बाद वो पोनारिफ को भी उठा लेता और पानी से बड़े हुए टब में उसे जबरदस्ती डुबाने लगता। इसी में पोनारिफ दिली दिल में सोच रहा था, अगर इस वक्त मेरे हाथ थोड़े से और बड़े होते तो मैं उसकी आंखें फोड़ देता और वहीं से खिसक लेता। पर इन सब के बाद पोनारिफ प्लग को बाहर खींच लेता और सारा का सारा पानी नीचे जाने लगता, जिसके चलते ही एलएसी पोनारिफ के बालों का इस्तेमाल करता सुराख को बढ़ने के लिए, जिससे पानी को नीचे जाने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। अभी तक इसका सिल्वर चैरेट उधर ही फंसा हुआ है, जिसके तुरंत ही पोनारिफ का वो गला भी दबाने लगता। अब पोनारिफ के पास कोई और चारा भी ना होता तो वो वहीं पे हक देता। इस तरह पोनारिफ अपने शर्ट को लात मारता और वो जाके सीधा उसके मुंह पे लगती, जिसके तुरंत ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी की वजह से वो पोनारिफ का गला भी छोड़ देता। तभी उसका सिल्वर चैरेट भी वहाँ से निकल लेता। अब एलएसी उस पे चिल्ला रहा होता कि तुम कैसे शख्स हो, यहाँ तक ऐसी हरकत घटिया से घटिया शख्स भी नहीं करता। सबके बाद पोनारिफ उसी लड़की को ढूंढने लगता, जिस पर एलएसी पोनारिफ के पीछे मुतमईन बगैरतों की तरह खड़ा होता। जैसे ही पोनारिफ उसकी तरफ बढ़ने लगता तो वो कहता, ध्यान से पोनारिफ, कहीं तुम उस पे पैर ही ना रख दो। उसके चलते ही पोनारिफ जैसे ही नीचे देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि वो लड़की वक्त में इतना पीछे चली गई होती जिस वक्त बंदा अपने माँ के पेट में होता है। ये एलएसी की स्टैंड की एबिलिटी है कि उसका स्टैंड जिसके साथ भी टच होता है तो उसका स्टैंड उसके जिस्म को वक्त में पीछे ले जाता है। जबकि पोनारिफ, तुमने मेरे स्टैंड को आते हुए देख लिया था तो तुमने वक्त पे ही जम मार ली थी, यही वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल छोटे बनाने में नाकाम हो गया। लेकिन उस लड़की की कोई और बात है, उसके जिस्म के साथ तो मेरा स्टैंड कुछ लंबे के लिए टच हो रहा था। अभी तो ये फिलहाल जिंदा है, लेकिन इसे ज्यादा देर नहीं लगेगी मरने में। ये सुनते ही पोनारिफ को काफी बुरा लगता, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए एलएसी दोबारा से अपने स्टैंड का इस्तेमाल करता, जिसमें पोनारिफ उस बच्ची को तो बचा लेता है, लेकिन पोनारिफ दोबारा से उसे छूते हुए गुजरता। यही वजह से पोनारिफ और भी छोटा हो जाता। लेकिन इसके बावजूद भी पोनारिफ को ज्यादा फिक्र उस बच्ची के बारे में होती, क्योंकि जिस लिहाज से सब कुछ चल रहा है वो तो कुछ ही देर में मर जाएगी। जिसपे पोनारिफ भागने लगता और भागते भागते यही सोच रहा होता, वो जो कि लड़की काफी अच्छी थी वो मुझे अपने घर लाई, उसने जो कि मेरे जख्मों के लिए काफी फिक्रमंद थी, जो कि एलएसी भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ा होता, जिसपे पोनारिफ काफी मुश्किलों से उससे बच रहा होता तो वो उसके स्टैंड से इस बार भी लग जाता। यूं ही पोनारिफ दोबारा से और छोटा होने लगता। पोनारिफ सिर्फ और सिर्फ 3 साल का है। एलएसी को काफी खुशी हो रही होती और वो कहता, अब तो मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। पोनारिफ भागते हुए एक रूम में जाता और दरवाजे को लॉक कर देता। इस रूम की खिड़कियों में भी लोहे के बार्स लगे होते तो पोनारिफ वहां से भी भाग न पाता। वैसे भी उसका सिल्वर चैरेट बहुत कमजोर हो चुका है, जो देख के एलएसी और भी खुश होता और वो अंदर घुसने को जा रहा होता। जैसे ही वो अपना बुथारा अंदर लाता है तो पोनारिफ वहां से गायब होता। लोहे के बार्स आपस में काफी जुड़े होते तो वो सोच रहा होता वो बाहर तो जा ही नहीं सकता। इसके बाद वो हर चीज को खोल और तोड़ देता, मगर पोनारिफ को ना पाता। उससे काफी गुस्सा आता, लेकिन तुरंत से पोनारिफ की एक आवाज आती और वो कहता, क्या हुआ एलएसी, तुम तो एक बच्चे से हार रहे हो। यूं ही उसकी नजर एक एक्वेरियम पे जाती और देखते ही देखते वहां से एक फिश गायब हो जाती। वो जैसे ही अपना मुंह करीब लाता तो पोनारिफ वक्त भी उस पे वार कर देता, कि पोनारिफ उसी फिश टैंक में शीशा रख के बैठा होता। उसका मुंह पानी से बाहर था, क्योंकि उसने अपना मुंह बॉल के थ्रू छुपाया होता। सबके बाद सिल्वर चैरेट उस पे कई हमले करता, इस पर एलएसी वहां से भागने लगता। पोनारिफ भी उसका पीछा कर रहा होता। पोनारिफ का कान में पहनने वाला भी नीचे गिर जाता। जैसे विंडो से नीचे गिरता है तो वो अपने सामने जोतर को पाता। जोतर को याद देखते ही एलएसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो कहता, मैं तो गया। इसी डर के मारे एलएसी ने अपने आप को बचाना तो होता तो वो बहाने करने लगता, लेकिन इसी बहाने में पोनारिफ भी उसी को चीखे लगाने लगता। तभी पोनारिफ जोतर को अपने सामने पाता, लेकिन उसका नाम ना याद आता। उसकी वजह मैं अपनी पिछली एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जोतर का सारा ध्यान इस मिनी पोनारिफ की तरफ होता, जिसमें वो स्टैंड यूजर इसी मौके का फायदा उठा के जोतरों पे भी अपने स्टैंड से वार करता।
ये देखते ही पोनारिफ काफी परेशान होता। अब इसी वजह से जोतरो का जिस्म भी छोटा होने लगता। तो एलएससी उससे कहता है, जोतरो मैंने सुना है तुमने अभी अभी अपना स्टैंड पाया है, तो इसका मतलब इस उम्र में तुम्हारे पास स्टैंड भी नहीं था। दिखने से जोतरो 7 साल का बच्चा लग रहा होता। एलएससी जोतरो का काम तमाम करने लगता, लेकिन जोतरो तो जोतरो है। जोतरो इस उम्र से काफी दमदार होता था, तो वो उसके मुंह पे एक जोरदार भूसा लगाता और उसे मारता जाता और अभी भी यारे यारे करता हुआ उड़ा उड़ा कर रहा होता, जो देख के एलएससी भी काफी परेशान होता। ना कि सिर्फ एलएससी बल्कि पोनारिफ भी। इतनी मार खाने के बाद एलएससी बेहोश हो जाता और वो जब दोबारा उठता तो पोनारिफ और जोतरो दोबारा से बड़े हो चुके होते। वैसे भी वो स्टैंड यूजर बर्फ से काफी डरता है। अब दोनों के दोनों उस पे टूट पड़ते, जबकि दूसरी तरफ वो लड़की भी बड़ी हो गई होती। उठते ही वो पोनारिफ का कान में पहनने वाला पाती। शुरू में तो वो सोच रही थी कि ये सब कुछ ख्वाब था, लेकिन पोनारिफ का ये देखते ही उसे यकीन हो जाता। लेकिन इसके बावजूद भी वो सोच रही होती कि वो हिल क्यों नहीं पा रही थी। लेकिन तब भी उसे याद होता कि उस बच्चे ने अपनी जिंदगी दांव में लगाई सिर्फ और सिर्फ उसको बचाने के लिए। यही वजह से वो पोनारिफ को ढूंढ रही होती, जबकि दूसरी और पोनारिफ भी उसे काफी जबरदस्त लड़की पाता। इसके चलते ही वो लड़की भी बाहर आ जाती पोनारिफ को ढूंढते हुए। इसे सही देख के पोनारिफ काफी खुश होता। फिर वो लड़की पोनारिफ के पास आके पोनारिफ की बच्चे वाली हालत बताती और कहती, क्या तुमने उसे देखा है? पोनारिफ को देखने से उस लड़की को लग रहा था, तो उसके साथ ही वो लड़की कहती है, क्या हम कभी मिले हैं? जबकि पोनारिफ उसे पसंद करने लगा होता, लेकिन पोनारिफ अपने दिल पे पत्ता रख के मुड़ जाता और वो कहता, मैंने नहीं देखा। कि वो लड़की यही बोलती, तुम्हारे कान में पहनने वाली। फिर भी पोनारिफ बोलता है, हम कभी नहीं मिले, क्योंकि हम तो एक मुसाफिर है, जो कि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, तो हम कैसे मिले होंगे? इसी तरह जोतरो और पोनारिफ जाने लगते और वो लड़की कहती, तो वो सिर्फ ख्वाब ही था। पोनारिफ के कान में पहनने वाले को अपने सीने से लगाती। जोतरो को सारा मामला समझ में आ गया होता, तो जोतरो काफी इम्प्रेस होता। इन सब के बाद जोसेफ जोस्टार की टीम दोबारा से आपस में मिल जाती। सारे लोग अपने बैटल से फारग हो जाते। सब के बाद दूसरे सीन में उन्होंने सुबह का नाश्ता भी कर लिया होता। उन्होंने सुबह का नाश्ता काफी देर में किया और हमारी टाइमिंग तो 4 एपिसोड से चल रही है। अब जोसेफ जोस्टार अपने स्टैंड का इस्तेमाल कर होता दियो को ढूंढने के लिए, जबकि वो इतना करीब है तो शायद रिजल्ट पहले से अच्छा है। इतने करीब होने की वजह से फाइनल डेस्टिनेशन आ जाती, उनकी फाइनल मंजिल। इसी में हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।